नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे बढ़ते तेल के दामों को लेकर। आज कांग्रेस ने नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट किया है और केंद्र सरकार से कहा है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो बढ़ोतरी की गई है उससे आम आदमी को राहत प्रदान करे। लेकिन इन सब के बीच में एक आम उपभोक्ता के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। दरअसल ये समझने की जरूरत है। और जब बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आती है और एक आम आदमी को उसे समझाने की बात आती है तो भारत में जो सबसे विश्वसनीय नाम है नरेंद्र तनेजा जी, आज वो देवभूमि डायलॉग में हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आज आपको जैसे कि मालूम है तेल के दाम को लेकर बहुत नाराजगी चल रही है और आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी था। आपको लगता है कि इस पे जरूर अब विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने तेजी से दाम बढ़े हैं कहीं ना कहीं अब सेंट्रल को इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, तरह तरह के विचार आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ ऐसी बात कही है कि भाई थोड़ा सा महंगाई बढ़ सकती है या महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, अब देखिए पिछले 1.5 महीने के अंदर जो तेल की खपत है वो लगभग आप औसत निकालिए तो 25 से लेकर के 28% कम हो गई, पेट्रोल डीजल दोनों का कंजम्पशन। अब खपत कम होने का मतलब ये होता है कि जो रेवेन्यू है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकारों का हो, दोनों का रेवेन्यू भी कम हो गया। दूसरी तरफ अगर आप खर्चे देखते हैं तो खर्चे चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकारों के, वो भी लगातार बढ़े हैं। अब चूंकि राज्य सरकारें तो तमाम इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं, उनके 3 बड़े सोर्स होते हैं आय के। भाई एक तो स्टैंप ड्यूटी से कमाते हैं, शराब और तंबाकू से, और पेट्रोल और डीजल से। केंद्र सरकार के लिए भी एक्साइज जो होता है वो बहुत बड़ा एक सोर्स है रेवेन्यू का, और उसका भी लगभग 50% राज्य सरकारों को उसको देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो राज्य सरकारों के पास पैसा ज्यादा पहुंचता है और केंद्र पर कम पहुंचता है। लेकिन उपभोक्ता की नजर से आप देखें तो परेशानी उपभोक्ता को हो रही है, खासतौर से जो मध्य वर्ग का उपभोक्ता है, जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है या छोटी मारुति कार चलाता है, उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि लगभग जो है वो 95-100 रुपए निकाल के अगर 1 लीटर का देना पड़े तो उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आता है। लेकिन सर, अगर आज के मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो मैं देख रहा था वो है 5132 पर बैरल, और हम जानते हैं एक बैरल में 159 लीटर आता है। उस हिसाब से मैं देख रहा था कि 32 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पड़ रहा है क्रूड ऑयल जो है प्रति लीटर। अब सर इसके ऊपर तो सारा टैक्सेस है। देखिए, जो आप ये देखिए कि 1 जनवरी से और आज तक जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 37% की है। और आप जैसा आप जानते हैं, जब कच्चा तेल बहुत सस्ता था तो केंद्र सरकार ने अपना जो एक्साइज है उसको काफी बढ़ा दिया था, और इस उम्मीद से बढ़ाया था, ये कह के बढ़ाया था जब तेल सस्ता होगा तो फिर उसको कम कर दिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप आम आदमी की नजर से देखें तो उसको लगता है कि भाई टैक्सेस ज्यादा है, और इसको कोई नकार नहीं सकता कि टैक्सेस जो है खासतौर से केंद्र के जो एक्साइज ड्यूटी है वो थोड़ी ज्यादा है। और मुझे स्वयं को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। साथ में कंपनियां जो हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि वो अपने मार्जिन को कम करें, अपनी जो खर्चे हैं उसको थोड़ा कम करें, जिससे थोड़ी राहत वो भी दे सके। लेकिन जो इसमें सियासत होती है, राजनीति होती है, खासतौर से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, जैसे आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, तो मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि इन पर सियासत अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा वो तर्क टिकता नहीं है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो डीएमके की सरकार हो, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में हो या तमाम राज्यों के अंदर हो, लगभग सभी ने भी, और उन्होंने भी कुछ किया नहीं है, अपने टैक्सेस कोई कम नहीं करे हैं। 1-2 रुपया कम करने का प्रयास किया टीएमसी ने या राजस्थान के अंदर, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट किसी ने भी कम नहीं किया। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टोटल जो आर्थिक हालात देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, मैं बहुत रियलिस्टिक और न्यूट्रल व्यू लेके आपको बता रहा हूं कि हालांकि मेरा मानना है कि एक्साइज भी कम होनी चाहिए, कंपनियों को भी कम करना चाहिए और राज्य सरकारों को भी वैट कम करना चाहिए। लेकिन क्या केंद्र सरकार कम करने की स्थिति में है आने वाले 2 या 3 महीने तक? मुझे ऐसा नजर नहीं आता। क्या राज्य सरकार है
उसमें है कि ये कम कर सकें। मुझे लगता नहीं कोई भी राज्य सरकार जो इस स्थिति में है, चाहे वो कांग्रेस की जो सियासत कर रहे हैं या और लोग जो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक राइट है, उसको कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो भी इस हालत में नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, कि बहुत ज्यादा कोई उसको कम कर बट सके। सर दुर्भाग्य से वो जो आपने बात कही, आपको याद होगा कि आप और मैं तो न जाने कितने डिस्कशन कर चुके हैं ऑयल प्राइसेस को लेके। तो तब अगर यूपीए सरकार थी तो बीजेपी का भी यही रुख रहता था। वो कहते हैं ना कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। ये सब जानते हैं कि आज राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को पैसे की ज़रूरत है जब इतनी मुश्किलात देश के सामने खड़ी है। लेकिन आपको लगता है कि जब हम कहते हैं कि साहब भारत एक ऐसा देश बन गया है जो पेट्रोल और डीजल में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाता है। मसलन सर मैं देख रहा था इटली 64%, फ्रांस 63%, यूएस 19%, और जब भारत की बात आती है 69% सर। नहीं, उसके बारे में तो रमेश, जो मध्य पूर्व के देश है जहां से हमारा ज्यादातर तेल आता है, वहां एक मजाक है, वहां एक जोक है जो मिनिस्टर्स लोग करते हैं। वो ये कहते हैं भारत को तेल बिल्कुल मुफ्त में दे देंगे और जितना टैक्स लेते हैं वो हमको दे दिया करें। तेल मुफ्त में, लेकिन आप हमको टैक्सेस दे दिया करें। उनका कहने का मतलब होता है सरकार जो है टैक्सेस से ज्यादा कमाती है, हमको कम मिलता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जो टैक्सेस का ढांचा है, मैं तो आपके कई शो में कह चुका हूं कि उसको राशनलाइज करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। इतनी ज्यादा निर्भरता केंद्र की और राज्य सरकारों की सिर्फ एक सेक्टर पे, वो उचित नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसी ने उसे बदलने का प्रयास नहीं किया है। कहा जाता है इसको जीएसटी में लाया जाए, इसके लिए संविधान में संशोधन हो चुका है, लेकिन जीएसटी में अगर आप पेट्रोल डीजल को ले आएंगे तो कोई रामबाण चल जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसको जीएसटी में लाके मान लिया अधिक से 28% भी लगा देते हैं टैक्स, हर राज्य सरकार उसके ऊपर सेस कलेक्ट करेगी। कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं है जो नहीं करेगी, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए जब तक कि आपका सरकार के और रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं बढ़ते हैं और राज्य सरकारों के भी और सब रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं बढ़ते हैं, कुल मिलाकर ये लेजी इकोनॉमिक्स है। लेजी इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है सर रेवेन्यू कमाने का। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, केंद्र सरकार के पास भी, राज्य सरकार के पास भी। लेकिन सर आपने बात की, और ये बहुत लंबी चर्चा का विषय था जब जीएसटी पे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ चर्चा चल रही थी, तो अक्सर हम लोग उसको कवर करते थे। तो तब ये बात आती थी कि साहब आप लिकर और पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे से बाहर रखिए। लेकिन सर जैसे ही ये जीएसटी के दायरे में आएगा और जो रेट की आपने बात की, जो हाईएस्ट रेट है 28%, 28%, वो भी लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि पेट्रोल के दाम 75 रुपए के आसपास और डीजल के दाम 65 से 68 रुपए के आसपास आ जाएंगे। नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि अगर आप उसको जीएसटी में ले भी आए और जिसका प्रावधान संविधान में हो चुका है, अगर आप लेकर के भी आ जाते हैं तो उसके बावजूद कोई भी राज्य सरकार 28% से आगे उसका काम नहीं चलेगा, ना केंद्र का। देखिए अगर आप गणित उठा करके देखते हैं, जो नंबर्स है राज्य सरकारों के, नंबर्स आप उठा करके देखते हैं तो वो कहां से पैसा लाएंगे राज्य सरकारें। इवन जो संपन्न राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र, वो भी काफी हद तक इससे कमाई करते हैं। दूसरा ये मत बोलिए कि जब एक राज्य सरकार बाकी टैक्स कलेक्ट करती है, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी का हो, टोबैको का हो या शराब का, बड़ी मशक्कत उसको करनी पड़ती है। और ये जो टैक्स उसको मिलता है, उनको एक उंगली नहीं उठानी पड़ती है। सारा टैक्स जो है ये भारत सरकार की कंपनियां कलेक्ट करती हैं, वो पेट्रोल पंप से लेकर के, और केंद्र का हिस्सा केंद्र को दे देती है, राज्य का हिस्सा राज्यों को मिल जाता है। ना केंद्र को कोई मशक्कत करनी पड़ती, ना राज्यों को करनी पड़ती। ऐसा टैक्स जिसपे आपने बिल्कुल कोई परिश्रम ही ना करना हो और रोजाना आपके खाते में आ जाता हो, उसको कौन छोड़ना चाहता है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। जैसे आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहा था कि ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, और एक बार सर अगर आपको मालूम है इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल सरकार के लिए आती है, क्योंकि सरकार को फिर अपनी मौद्रिक नीति में भी बदलाव करना पड़ता है, सरकार को और तरह के जो अपने पॉलिसी मेकिंग है उसमें बदलाव करना पड़ता है। तो ये इस बात का भी ध्यान सरकार को रखना होगा, अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसके भी अपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए जब भी हमारी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है ये तेल की अर्थशास्त्र इकोनॉमी है या डीजल इकोनॉमी है, लेकिन एक साथ में जो डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है, पिछले खासतौर से 5-6 सालों के अंदर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये हुआ है कि जो तेल की जो भूमिका थी वो थोड़ी सी कम हुई है।
बिजली जो है भारी मात्रा में उसका उत्पादन हो रहा है। तमाम किसान और मध्य वर्ग के लोगों ने बिजली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तमाम बिजली की स्कूटी वगैरह भी आ चुकी हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए जो है सोलर पंप और बिजली का प्रयोग अब ज्यादा हो रहा है। छोटे छोटे उद्योग धंधे जो पहले डीजल्स की जनरेटर से चलते थे, अब उनको बिजली मिल रही है तो बिजली पे चलने लगे हैं। तो इन्फ्लेशन, महंगाई पर असर तो पड़ता है, लेकिन अगर महंगाई पे असर 5 साल 6 साल पहले जितना पड़ता था, अब उसका 30% लगभग औसत 30% की कमी आई है। जैसे सर और मैं दूसरी तरफ आज ही एक रिसर्च देख रहा था सर कि अगर हम आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ डीजल इकोनॉमी कहा जाता है। आज भी सर 43% कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो डीजल का इस्तेमाल करते हैं, 17% एग्रीकल्चर सेक्टर में है, 15% के आसपास इंडस्ट्री सेक्टर में है। तो अगर आप बाकी को छोड़ भी दें, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इन कमर्शियल व्हीकल्स करें, ये तो सीधे तौर पर आपके जेब पे हाथ डालते हैं। नहीं, इसमें कोई तो, मैंने जैसे कहा कि अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत प्रसार हुआ है और काफी उसका वो हो रहा है, थोड़ी सी फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था तेल की ही इकोनॉमी है, हमारी डीजल इकोनॉमी, और वो अभी आने वाले कोई लंबे समय तक बदलने वाली नहीं है। कारों की संख्या बढ़ेगी, ट्रकों की संख्या बढ़ेगी। आप जब आप ये कहते हैं कि हमने नई सड़कें बना दी, इसका मतलब क्या है? सड़क पर क्या दौड़ेगा? ट्रक दौड़ेगा ना, कार दौड़ेगी। और बिजली की तो अभी दौड़ने वाली है नहीं, बिजली का ट्रक तो आने वाला है नहीं, तो डीजल से दौड़ेगा या पेट्रोल से दौड़ेगा। अर्थात कुल मिलाकर के आपकी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। आज सबकी निर्भरता पेट्रोल और डीजल पे। आप कहीं भी जाइए, बॉर्डर पे किसी भी राज्य के, आपको क्या दिखता है? मीलों लंबी कतारें किसकी दिखती हैं? ट्रक की दिखती है। सब डीजल से चलते हैं और सब में सामान होता है। समुद्री जहाज वो भी तेल से ही चलते हैं। आप जो इनलैंड वाटरवेज, जिसको हम लोग काफी आप जो प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वो भी सब डीजल से ही चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आरबीआई ने भी कहा है, केंद्र को भी कहा है, राज्य सरकारों को, कि टैक्सेस थोड़ा कम करिए, इससे महंगाई थोड़ी कम होगी और उससे कुल मिलाकर के सरकारों की आय बढ़ेगी। ये आरबीआई का कहना। और लेकिन एक बात आप सोचिए ना, आज के दिन में आप किसी भी राज्य सरकार को कहेंगे या केंद्र सरकार को भी कहेंगे, वो साहब, अब केंद्र सरकार कहती है कि साहब 50,000 करोड़ तो कम से कम हम वैक्सीनेशन पे खर्च कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च हो जाएगा। इसी तरह से राज्य सरकार ने इस समय अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी खर्च किया है और उसके रेवेन्यू रिसोर्सेज जो आने थे उसका बहुत नुकसान उसे हुआ है। तो ये तो कैच 22 सिचुएशन है कि हम करें तो करें क्या, और अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक कमिटेड लाइबिलिटीज हैं सर। नहीं, देखिए, जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं और बढ़ रहे हैं। पहले सरकार ने कहा हम 36-37 हजार करोड़ वैक्सीनेशन पे खर्च करेंगे, राज्यों ने कहा नहीं, सारा खर्चा आप उठाइए। अगर आप आने वाले 1 साल का खर्चा उठा लेते हैं अगले जून तक का, तो केंद्र सरकार को लगभग 85,000 करोड़ रुपए तो खाली टीकाकरण पे खर्च करना पड़ेगा जी। अभी जो बजट है वो 60 के आसपास है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, हम जानते हैं अर्थशास्त्र को, और भी कई खर्चे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ सरकार की, जब ये बोलते हैं तेल की खपत 30% कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार का रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल से वो भी कम हो गया, तो मतलब आय आपकी कम हुई है। इसलिए मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जो है राजनीति करना तो आसान है, लेकिन कोई भी इस स्थिति में नहीं है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, कि वो अपने टैक्सेस को चाहते हुए भी कम कर पाए। अभी वो हालात नहीं है कि वो कम, अगर वो कम करते हैं तो उससे आम जनता की परेशानी बढ़ेगी। टीकाकरण पे पैसा मांगा जा सकता है। अगर आप राज्य सरकारों की भी स्थिति देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी के बाद ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। अब जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, कौन राज्य सरकार चाहेगी कि वैसे ही उसको मार्केट से काफी कुछ बोरो करना पड़ रहा है, और ऊपर से अगर यहां भी अगर उसको कमी करनी पड़ती है, चाहे वो पब्लिक प्रेशर में हो, किसी भी रूप में हो, तो उसके लिए तो आगे आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, आर्थिक चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे यहाँ सब राज्य सरकारें एक सी नहीं है। महाराष्ट्र संपन्न है, गुजरात संपन्न है, पंजाब संपन्न है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, बिहार तो नहीं है, उड़ीसा तो नहीं है, तमाम राज्य नहीं है। तो ये भी हमको साथ में देखना पड़ेगा। और दूसरा, आपको ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि मान लिया आप 2 रुपया टैक्स कम कर देते हैं या केंद्र सरकार 2 रुपए कम कर देते हैं, इससे राहत कितने दिनों की आपको मिलने वाली है? क्योंकि आने वाले समय के अंदर तेल सस्ता नहीं होने वाला, तेल तो महंगा ही होना। अभी तेल इसलिए सस्ता था क्योंकि पूरी दुनिया में महामारी चल रही थी, लेकिन आने वाले समय के अंदर तो तेल $70 से ऊपर ही जाने वाला है, और अगले साल तो तेल जो है वो निश्चित रूप से 75 से ऊपर होगा। तो ऐसे हालात के अंदर आपको जो ऑयल है उसको ये सोचना कि खाली, और सरकार जो है अपने टैक्सेस का राशनलाइजेशन करे, लेकिन जो अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा है कोरोना वायरस से, उससे उबरने में समय लगने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई इजी ऑप्शन नहीं है।
महंगाई को रोकने का एक ही तरीका है कि सरकार जो है अन्य जो बाकी सेक्टर है उसके अंदर ये देखे कि महंगाई ना हो, या जो लोग गलत तरीके से वो कर रहे हैं वो ना कर पाए। दूसरी तरफ राजनीति हो या कुछ भी, एमएसपी भी आपने हर चीज पर बढ़ाना पड़ रहा है। अब लोग कह रहे हैं भाई गन्ने पे भी, चावल पे भी एमएसपी बढ़ा दीजिए। तो ये तमाम बातें जो हो रही है, तो राजनीति एक अपनी जगह होती है, लेकिन अर्थशास्त्र जो है उसको जब मैं देखता हूं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 महीने यानी लगभग दिवाली तक, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, राजनीति कोई भी करे, कांग्रेस भी करे, लेकिन उनकी खुद की सरकार महाराष्ट्र के अंदर या पंजाब जैसे में, मैं जिस राज्य से आता हूं सर, देवभूमि उत्तराखंड, सर मैं ये जानता हूं कि हमारी राज्य सरकार किसी भी स्थिति में आज अपना जो वैट है वो कम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी सर 60% कमिटेड लाइबिलिटीज है अपने बजट का पार्ट भी अगर आप देखेंगे। और इस बार तो सर जो हमने टारगेट किया था अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी नहीं मिलने वाली। जो रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, आपने स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगाए थे, तो 1-1.5 महीना तो आपका उसका अलग नुकसान हो गया। आप पर्यटन से जो पैसा आपके पास आता था उसका नुकसान हो गया। अब सवाल यह है कि सर ये बात तो सब समझते हैं, एक उपभोक्ता के होने के नाते आजकल उपभोक्ता भी बहुत स्मार्ट हैं सर, वो भी समझते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है। बट जब मैं पुराने दिनों को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि आप गैस सिलेंडर लेके सामने आ जाते थे, आप कहते थे बिल्कुल करें। तो आपको लगता है कि सरकार भी ये मान के चल रही है कि साहब बिल्कुल नहीं करने, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए और किसी तरह का। लेकिन सर एक पॉइंट पे आप मानेंगे, आपको नहीं लगता ये अपोजिशन का भी फेल्योर है? आप गवर्नमेंट को कहीं तक, मुझे याद है उस टाइम पे तो सरकार कम भी कर देती थी, अभी तो सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। देखिए, हमको बड़ी ईमानदारी से देखना पड़ेगा। क्या एक आम उपभोक्ता, अब आपके कुछ दर्शक कहेंगे वो नाराज होंगे ये मैं बात कहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जब आप चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, जो मैं दौड़ाता हूं, और मैं ये देखता हूं कि क्या लोग वास्तव में इतने आक्रोश में, परेशानी में हैं कि वो सड़क पर उतरने को तैयार है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया? शायद नहीं। लोगों को पता है महंगा हुआ है, लेकिन वो भी लोग, आम आदमी ये भी समझ रहा है उसको मुफ्त में टीका मिल रहा है, उसको ये भी समझ में आ रहा है कि 80% लोगों को मुफ्त में खाना मिल रहा है, तमाम और चीजें, बिजली घर घर पहुंच गई है। आपने अभी उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर पिछले दिनों की रिपोर्ट है, हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर में लगभग गैस पहुंच गई। तो लोगों को दिख रहा है, नाराजगी तो होती है, लेकिन यह है कि साथ में उनको ये भी लग रहा है कि भाई ऐसी खबरें वो नहीं पढ़ रहे आज की तारीख में, जहां ये रहा हो कि 20,000 करोड़ का स्कैंडल हो गया, ये परिवार लेके भाग गया, वो खा गया। तो मुझे लगता है लोगों को तकलीफ हो रही है जब वो पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, तकलीफ होती है, मुझे भी हो रही है, मैं भी जाता हूँ, लेकिन उसके साथ में लोगों को ये भी समझ में आता है कि भाई 86 से 90% तेल आज आप आयात कर रहे हैं। सरकार की जो हालत ये है, इस समय रेवेन्यू सरकार के बहुत दबाव में है, चाहे केंद्र हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी पार्टी की हो राज्यों में। तो मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, इसलिए राजनीति उस पर वो करते हैं, लेकिन वहां पे बहुत लोग इकट्ठे नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों में नाराजगी नहीं है, कोई भी चीज महंगी हो, नाराजगी होना स्वाभाविक है। और लोकतंत्र में जनता उसको लेकर के, कोई भी जो सत्ता में होगा, केंद्र में बीजेपी हो, राज्य सरकारें हैं, तमाम पार्टियों की, कहीं ना कहीं उनको भी बेचैनी होती है। आम आदमी नाराज हो, उसे तकलीफ हो, उससे उनको परेशानी होती है, राजनीति उनकी हिलती है, लेकिन विकल्प नहीं है। अभी आने वाले 3 महीने तक, जब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पे नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है। लेकिन आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये भी मानना नहीं चाहिए कि तेल के दाम कम होंगे, क्योंकि इससे आगे ही बढ़ेंगे, अब नीचे कम नहीं होंगे? नहीं, देखिए मैं बताऊं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था पूरी है, हमारी अर्थव्यवस्था फॉसिल फ्यूल की अर्थव्यवस्था है, अर्थात तेल और गैस, प्राकृतिक गैस और कोयले पर निर्भर है। और आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वो वैकल्पिक ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा आएगी, पवन ऊर्जा आएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला आने वाले 10 साल में नहीं होने वाला है। हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको जो सरकार ने बाजार के हवाले किया है, बल्कि राज्यों के भी हवाले कर देना चाहिए। राज्यों को ये सरकार को कहना चाहिए, मेरे विचार में, जो राज्य सरकार ज्यादा शिकायत करती है, सरकार उनको बोले आप जाइए, जैसे अपना आयात करिए, अपना तेल आयात कर लीजिए, आप सस्ता देना चाहते हैं सस्ता दीजिए, महंगा देना चाहते हैं महंगा देना चाहिए। जो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग हैं, अपना तेल आयात कर, सरकार को छूट देनी चाहिए, करिए आप आयात। तो जैसे कम से कम उसका अर्थशास्त्र लोगों को समझ में आएगा। और दूसरी तरफ जो है, ये साथ में सरकार को ये भी करना चाहिए, सौर ऊर्जा और इससे चलने वाली, जैसे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड 90% डीजल तो और साधन हो सकते हैं, रेल पहुंच रही है, हवाई जहाज भी पहुंच रहे, पर आपकी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह डीजल पे चलती है, कोने कोने में बिना डीजल के कुछ चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है मेरा मानना है कि ये इस पर राजनीति नहीं कर करके, चाहे वो जितने भी दल हैं,
उनको जीएसटी के अंडर में आ जाए या वैसे केंद्र से बात करें, बैठ करके इस पे लेकर के राजनीति ना करके एक मत बनाना पड़ेगा लेकिन सर कि कोई भविष्य में विकल्प भी नहीं है 10 साल आने बाद। आपको कहीं लगता है कि एक कंसेंसस बन पाएगा कि आप लिकर को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लेके आए? ऐसा लगता है आपको? दूर दूर तक कोई संभावना नजर आती है? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, लिकर तो एक मर्जी है आपकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है, जो कोई भी राज्य, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरी सबसे बातचीत होती है, कोई भी राज्य सरकार इस बात के लिए राजी आज की तारीख में नहीं है, चाहे वो किसी भी दल की हो, सड़क पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस हो या कोई भी हो, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी राजनीतिक दल इसको जीएसटी में लाने के लिए तैयार नहीं है। वक्तव्य वो कुछ भी देते हो, लेकिन बिल्कुल कोई राज्य सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों को पता है कि इससे अच्छा इनकम रेवेन्यू का साधन जब केंद्र सरकार टैक्सेस को कलेक्ट करके और उनको रोजाना बिल्कुल बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी परेशानी के, मशक्कत के उनको हवाले कर देती है और उससे उनकी सरकार चलती है। कौन इसको छोड़ना चाहेगा? ये एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो जिसके बारे में राजनीति भी की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा आराम भी इनको मिलता है। तो लेकिन साथ में ये भी मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लेकिन ये जो एक तरह का अर्थशास्त्र है, जो एक आराम वाला अर्थशास्त्र, इसको बदलना पड़ेगा पहले समय में। इतना निश्चित है तेल की, और इसलिए सरकारों को भी अपनी निर्भरता इस पर कम करनी होगी। सरकारों को अपनी आय अन्य जगह से बढ़ानी पड़ेगी, और इस पर जो राजनीति करते हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इस पर राजनीति आज आप कर रहे हैं, कल आप सत्ता में आओगे तो यही राजनीति आपको विपक्ष की तरफ से मिलेगी। तो कब तक ये जनता भी इस चीज को समझ चुकी है, तो जनता ज्यादा दुखी नहीं होती। इसीलिए राजनीति जो भी करते हैं, जो भी दल हो, वो राजनीति टेक ऑफ नहीं कर पाती है। टीवी पे आती है, खबरें बनती हैं, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक वो गायब हो जाता है। लेकिन आपको लगता है सर एक सीरियस थॉट की ज़रूरत है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें निर्भरता कम करनी होगी? क्योंकि एक तो बहुत ही भारी भरकम पैसा हम बाहर देते हैं, दूसरी 75% तेल जो है, जो ओपेक कंट्रीज़ है जिसमें सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा रोल है, ये लोग उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। तो मैंने देखा कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो डिमांड बहुत कम हो गई थी और इन्होंने जो प्रोडक्शन कार्टेल करना शुरू कर दिया था। तो हमें इस रास्ते की तरफ भी आगे बढ़ना होगा। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न उठाया रमेश। देखिए, हमारे को एक रणनीति की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से जिसमें जैसे युद्ध के लिए हमको चाहिए होती है, तो लेकिन हमारे पास एक सोच चाहिए और रणनीति चाहिए। आज हकीकत यह है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई सत्ता में आता हो जाता हो, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। आज जो भारत गणराज्य है, उसके पास तेल को लेकर के, प्राकृतिक गैस को लेकर के कोई रणनीति नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि आने वाले 5 साल में कहाँ पहुंचना, 4 साल में कहाँ पहुंचना है, प्लानिंग है, अनाउंसमेंट है, ब्लूप्रिंट है, उनमें रणनीति नहीं है। ये हम अपने आयातित तेल पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, देश में उत्पादन बढ़ाएंगे। देश में उत्पादन ऐसे नहीं बढ़ता है। अगर ईश्वर ने आपको तेल और गैस ज्यादा नहीं दिया तो आप ईश्वर से नहीं लड़ सकते। कहाँ लड़ेंगे ईश्वर से जाके? नहीं दिया आपको, सऊदी अरब को दिया, रूस को दिया, आपको नहीं दिया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक रणनीति चाहिए। पूरी दुनिया में जहां आपको तेल के भंडार मिलते हैं वहां जाके खरीदिए और उसको लेकर के आइए। यही आपके पास रास्ता है, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। लेकिन जो एक रणनीति और एक बिल्कुल तय करके और एक पॉलिटिकल कंसेंसस इस पर बना के, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान पर राजनीति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, चीन पर नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशंस होती हैं, गोल्स होते हैं। तेल जो है स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है, उस पर एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। कोई राजनीतिक दल की एक राष्ट्रीय नीति चाहिए जिस पर लगभग सब दल सहमत हो और आम जनता उससे तुरंत अपने आप सहमत हो जाएगी। और वो कुल मिलाकर के 5 साल और हमने जो है उसका मैप लेकर के एक नक्शा बना करके चलना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे पास जो हमारी निर्भरता आयातित तेल पर घटने वाली नहीं है बल्कि बढ़ने वाली है। 90% के लगभग हम पहुंच चुके हैं और हमारी अर्थव्यवस्था बिना तेल के नहीं चलने वाली 15 और 20 साल तक। तो इसके अलावा अगर हम इससे कोई समझौता करते हैं और इसमें कोई रणनीति तय नहीं कर पाते हैं तो हम अपने भविष्य और आर्थिक भविष्य के साथ समझौता करेंगे। लेकिन सर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल ये होता है कि आप ऑल्टरनेट रूट की तरफ भी देखें। अब मान लीजिए अगर आप कोई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप किसान सम्मान निधि या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आते हैं, तो सरकार इनके पीछे एक सेस लगा देती है। या सर्व शिक्षा अभियान आया था, मुझे याद है, तब सबसे पहले सेस लगा दिया गया था। तो एक थॉट प्रोसेस और बन रहा, कहीं आने वाले समय में वैक्सीनेशन सेस तो नहीं लगेगा?
नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, जो वैक्सीनेशन एक मजबूरी हो गई, कोई भी जो सरकार होगी, किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी देश में हो, जनता का स्वास्थ्य उसी से सब कुछ होता है। और जो वैक्सीनेशन है, इससे बड़ा कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस नहीं है। हर भारतीय को आप टीका लगा दें और उसको कोरोना वायरस से बचाएं, इससे बड़ा, अगर वो स्वस्थ है तो जाके काम करेगा, खेत में करेगा, फैक्ट्री में करेगा, और सरकार दफ्तर में जाके करेगा। इससे बड़ा कोई इकोनॉमिक स्टिमुलस नहीं है। और इसमें लेकर के जो तमाम बातें होती हैं, मुझे लगता है वो भी स्वस्थ नहीं है। कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। लोग छूटते ही भारत को अमेरिका से तुलना में करने बैठ जाते हैं, वो गलत होता है। हमारी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम काफी हद तक अभी भी गरीब देश हैं। हमारी आबादी बढ़ रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, प्रकृति की तरफ से नई नई चुनौतियां आ जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, अभी एपिडेमिक भी आ चुका है जिस हिसाब से, तो चुनौतियां हमारी हैं। तो हमको ये जो इस तरह की जो चुनौतियां और इस तरह की हमारी जो इकोनॉमिक्स, इस तरह की जो एक जैसे बोलना चाहिए कि पैर बढ़ता जाएगा, चादर उसी हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी। ये आने वाले 30-35 साल रहनी है, जब तक हम विकसित देश नहीं बन जाते। 2050 तक आने वाले 30-32 साल के अंदर हम एक बहुत मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, और ये तमाम चीजें इतिहास जब तक बन चुकी होंगी। लेकिन तब तक जरूरत है हमको एक सामरिक सोच की रवेश। हर चीज में हमको सामरिक सोच लाइए। ये जो आया, जो पैंडेमिक आया, ये एक सबक हमको देके जा रहा है। हमने हेल्थ सेक्टर को नेग्लेक्ट किया, देखा हमने उसका परिणाम। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन 3 सेक्टर को आप नेग्लेक्ट करते हैं तो देश के भविष्य को नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी भारी कीमत चुकानी हो सकती है। और बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हमारे लिए अगर 5 की कंपोनेंट है तो वो पहला है लाइवलीहुड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, चौथा एनवायरनमेंट सिक्योरिटी और पांचवा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो मुझे लगता है इस 5 मानदंडों में तो मुझे लगता है कि कंसेंसस की भूमिका सभी राजनीतिक दलों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं सर। लेकिन अगर हम व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर भारत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाता है तो 1 लाख करोड़ के आसपास वो बचत कर सकता है। लेकिन क्या आप अपने अनुभव से बताइए, उस सीरियस थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, योजनाएं हैं कि हम 2030 तक जो है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लेके आएंगे, कारें बिजली की ज्यादा बनेंगी। मुझे लगता है हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बढ़ रही है। दुनिया हमको धक्का देगी, हमको बढ़ना पड़ेगा। अमेरिका की सरकार को आप देख ही रहे हैं, अमेरिकी सरकार जो है उन्होंने कहा है पूरी दुनिया को बढ़ना पड़ेगा। पश्चिम के देश भी भारत पर बहुत जोर डाल रहे हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट डील पे भी साइन करा हुआ है, वहां भी हमारे मकसद है। और दूसरी बात, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है, घनी आबादी वाला देश है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। डीजल के अंदर, डीजल का जो प्रदूषण में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो क्या देश का निर्माण कैसे बेचारे कर पाएंगे, क्या उनका स्वास्थ्य होगा? तो हमारे पास बिजली के अलावा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन साथ में जो लोग इसकी बात करते हैं वो एक बड़ी बात भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक से ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, ये बड़ी भूल जाते हैं बिजली कहां से आएगी। बिजली जो है उसके निर्माण के लिए तो आपको या तो प्राकृतिक गैस चाहिए, या कोयला चाहिए, या एटम चाहिए, या पानी चाहिए। और हमारा हिमालय जो पर्वत है जहां बैठे हैं, हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे युवा, सबसे यंग पहाड़ रेंज है। वो वहां पे आप बहुत ज्यादा पानी का दोहन अगर वहां करेंगे बिजली बनाने के लिए, तो हिमालय की लाइफ जो है वो असंतुलित हो जाएगी। हम नहीं कर सकते एक सीमा के आगे, क्योंकि यंग माउंटेन है ये। तो इसके मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के हमको या तो प्राकृतिक गैस चाहिए, या हमको तेल चाहिए, या हमको कोयला भी और चाहिए, या हमको अणु चाहिए। अणु की भी सीमा है, तो उसकी बहुत ज्यादा जो उसका वो करने, या सौर ऊर्जा, उसकी भी सीमा है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो कहना इजी है कि बिजली सब कुछ चलेगा, बिजली से ही खाना बनना चाहिए। लोग बोलते हैं एलपीजी, हमको लोग बोलते हैं एलपीजी क्या है, बिजली आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बिजली का निर्माण कहां से होगा? बिजली निर्माण के लिए तो ईंधन ही चाहिए ना। तो बात तो एक ही हो गई, बिजली जो है वो बाई प्रोडक्ट है ईंधन का, पर ईंधन जो है हमारे पास अपने देश में हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हमको एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच चाहिए, जिससे मुझे लगता है पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। ओके, अब कि मैं सत्ता में था, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा नहीं बात होगा। देश के मतलब वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये बात सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है सर। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। तमाम बातें जो हैं वो इस पे जो हर आकर के आप, क्योंकि इजी पॉलिटिक्स होती है, तो गैस का सिलेंडर उठाया, उस पे आके बैठ गए, राजनीति बड़ी आसान है। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हैं, जब आप गलत चीज पर राजनीति करते हैं तो देश की जनता को, शिक्षित जनता को अशिक्षित करने का प्रयास करते हैं, वो गलत है। कुछ चीजें ऐसी है जिन पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश की भविष्य के लिए वो अहम है, उस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति।
सर, ये मुझे जो लगता है ये एथेनॉल को, मेच्योरिटी। ब्लेंडेड एथेनॉल की बात अभी प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले काफ़ी बड़ी बातें कही हैं कि आने वाले समय में कि साहब बड़े पैमाने पे एथेनॉल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ। आपको लगता है ये हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, यानी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब से सुन रहे हैं, बट हम इसको ज़मीन पे नहीं उतार पाए। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा मुझे लगता है कि किसानों की आय में भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, खासकर जो गन्ना उत्पादन करते हैं किसान। देखिए, इथेनॉल जो है वो बहुत अच्छा प्रयास है, और अगर हम पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिलाएंगे तो एक तरफ से प्रदूषण कम होगा, दूसरी तरफ जो है हमारी निर्भरता जो आयात पे कम होगी। लेकिन आज की तारीख में हम लगभग जो है वो 5 बिलियन बैरल्स तेल की लगभग खपत करते हैं। आने वाले समय के अंदर ये बढ़ करके 90 लाख 9 मिलियन होने वाली है। तो उसमें कितना इथेनॉल हम मिला पाएंगे वो देखना पड़ेगा हमको। लेकिन साथ में ये भी है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। अगर आप इथेनॉल का प्रोडक्शन, उसके लिए आप गन्ना या अन्य चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, और तो उसके लिए उतना आपको पानी चाहिए, उतना उसके लिए प्रयास चाहिए, उतना उसको, अभी जो इथेनॉल की इकोनॉमिक्स वर्कआउट होती है क्योंकि उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है ज्यादा। लेकिन अगर जो है उस पर टैक्सेस की बात आ जाती है कल को, तो बात तो परेशानी वाली हो जाएगी। दूसरा, मेरा ये मानना है कि अगर आप कल को जो है 7 मिलियन बैरल्स ऑयल का कंजम्पशन डेली कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इथेनॉल चाहिए होगा फिर आपको आयात ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना उत्पादन भारत में नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं हमको समझौता करना पड़ेगा। तो इथेनॉल की मुझे लगता है एम्बिशन बहुत अच्छी है, प्रयास बहुत अच्छा है, पर वो 20% तक ले पाएंगे कि 20% ब्लेंड करते हैं पेट्रोल डीजल में, उसको लेकर के एज एन एक्सपर्ट के नाते मुझे थोड़ा सा उस पर जो है शक है कि ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने फॉसिल फ्यूल की बात की और हम जानते हैं कि उसके भंडार सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो ये सोच आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि हम उस बात को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रहे हैं और आने वाले समय में हम भारत को ये भरोसा दिला सकते हैं कि साहब ये भंडार जैसे जैसे ख़त्म होंगे हम वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज की ओर बढ़ेंगे और जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसे हम हर स्थिति पर बनाए रखेंगे। नहीं, आपके पास कोई रमेश विकल्प ही नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपने नेशनल जो सिक्योरिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन साथ में ये भी है कि हमको तेजी से सौर ऊर्जा की तरफ और जाना पड़ेगा, और मेरा ये मानना है साथ में आणविक ऊर्जा की तरफ, क्योंकि जो सूरज है, सूरज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, सूरज प्रकृति के द्वारा बना हुआ है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, और कुछ नहीं, उसका पूरी सारा सिस्टम वही है, पर वो प्रकृति ने बनाया, हमको मुफ्त में मिलता है। तो मेरा मानना है आने वाले लंबे समय के बाद, आज से 30-40-50 साल के बाद, भारत में जितनी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा जो है वो एक तरीके से एटॉमिक होगी। या तो वो एटॉमिक रिएक्टर जो इंसान बनाएगा उससे आएगी, या वो एटॉमिक रिएक्टर जो प्रकृति ने बना के सूर्य की शक्ल में हमको दे रखा है, यानी सौर ऊर्जा। तो आने वाले लंबे समय में तो पूर्ण मिल मिलाकर के ऊर्जा सारी जो है इसी तरीके से आनी है। लेकिन ये आने वाले ये जो 40 साल है, जब तक हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं हो जाती और सौर ऊर्जा का दोहन जो है वो पूरी तरीके से हम करना और सस्ते तरीके से नहीं सीख पाते, जब तक ये 40 साल ये भारत के लिए चुनौती है। 2060 के बाद तो भारत ऊर्जा के रूप में स्वतंत्र हो जाएगा, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन ये 40 साल ये चुनौती वाले, और इसमें हमने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा और रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। अभी हमको तेल और चाहिए, हमको प्राकृतिक गैस और चाहिए, हमको कोयला और चाहिए। कोई देश कोई भी दबाव डाले, हमें बिल्कुल जो है इस पर घुटने नहीं टेकना है। हमने अपनी जरूरत क्या है उसको लेकर के आगे बढ़ना है, और जितनी आवश्यकता हो उतना देश के अंदर उत्पादन करने का प्रयास करना है। और इस पर एक सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूं, ये बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल, इनका मैं देखता हूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा बड़ा कम है। साहब जब अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आप बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे खर्च करना चाहिए ताकि हम एक सस्टेनेबल मॉडल इस देश को दे पाएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया। कुल मिलाकर के एनर्जी पे रिसर्च ही हमारे यहाँ बहुत कम होती है। सौर ऊर्जा पे भी रिसर्च कम है, ऑयल में भी कम है, नेचुरल गैस में भी कम है, कोल में भी कम है। हमारे यहाँ अच्छी अगर रिसर्च हो रही है तो एटॉमिक पावर में हो रही है। एटॉमिक एनर्जी में हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, थोरियम है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इन कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनी नहीं है ये तमाम। जिन कंपनियों के आपने नाम गिनाए, अगर आप इनका टर्नओवर देखें और वैल्यूएशन देखें तो ये तो कई राज्यों से बड़ी है। तो ये R&D बेहतर कर सकते हैं। ओएनजीसी को और जोड़ लेते हैं सर। बिल्कुल, ओएनजीसी भी इसमें जोड़ी जाती है। बिल्कुल, ये सारी कंपनियां अगर आप जोड़ देखें तो आप ये देखिए, भारत की 3 बड़ी तेल कंपनियां जो हैं, इनका इतना बड़ा आकार, आर्थिक इकोनॉमिक साइज इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी तो हमारी 3 कंपनियां ही हैं।
पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बड़ी हमारे देश की सिर्फ 3 कंपनियां जिनके आपने नाम लिए, ओएनजीसी ले लीजिए, इंडियन ऑयल ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम, ये 3 को मिला लीजिए, पाकिस्तान से बड़े। तो इतना बड़ा साइज है, इतना काम ये कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि सामरिक दृष्टि से एक स्ट्रेटजी बना करके, रोड मैप बना करके, माइलस्टोन बना करके हमको ये देखना चाहिए कि 20 साल में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, और माइलस्टोन ऐसे जिसका डेली रिव्यू हो और जनता के सामने वो रोज पेश किया जाए, जिससे कि जनता को पता हो कि आज हम इतना चल चुके हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी ट्रेन या बस या हवाई जहाज को हम देखते हैं, जब तक हम ये नहीं करते नक्शा ऐसा जो रोज जनता के सामने आए, आज हमने कितनी प्रगति करी, ऐसी ये नजरिया और ये किलर इंस्टिंक्ट के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमें सर, आपने एक अच्छी बात कही कि इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत ज़रूरत है, और मैं समझता हूं कि सर ये बिल्कुल भी नहीं है हमारे देश में या हमारे प्रदेशों में। हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि उनके टैक्स का पैसा कहां पर, किस रूप में, क्या क्या खर्च हो रहा है, और एक रिपोर्ट उनके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपको लगता है सर इस पर ज़रूर विचार होना चाहिए? नहीं, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी तो लोकतंत्र में आवश्यक है। जहां पे आर्थिक जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, चाहे वो कंपनी के स्तर पे हो, राज्य सरकार के स्तर पे हो, केंद्र सरकार के स्तर पे हो, या कुल मिलाकर के प्राइवेट सेक्टर में भी हो, ट्रांसपेरेंसी जहां नहीं होती वहां कंटेंट आता है, शक पैदा होता है। शक से बुरी तो कोई बीमारी नहीं होती। ये जो तमाम लोग बोलते हैं भारत में कुछ नहीं हो सकता, अरे इंडिया है, ये इस तरह की जो बातें होती हैं उन लोगों के द्वारा शुरू की जाती है जिनको जो लगता है कहीं या तो फ्रस्ट्रेटेड है या उनको ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। पारदर्शिता के बिना तो बात बनती नहीं है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, जहां भी लोगों का पैसा लगा है, प्राइवेट सेक्टर भी बैंक से ही, हमारा आपका बैंक से पैसा लेके ही काम करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी तो उनकी भी बराबर होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे सरकार हो या कंपनी हो, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनकी वेबसाइट पे होना चाहिए जो रोजाना आप शेयर करें कि आपने कितने कदम आगे बढ़ाए, उसकी कीमत क्या थी, उसका अर्थशास्त्र क्या था, और किस हिसाब से खर्चा कितना। रोजाना कोई भी जाकर के वेबसाइट पे देख सके, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, विभिन्न मंत्रालयों का, विभिन्न कंपनियों का, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, तो जनता का आप देखिए विश्वास कितना अपने आप बढ़ जाएगा। ट्रांसपेरेंट, अगर आपने कहीं खर्चा किया तो आप हिसाब दीजिए, कोई कहीं गया उसका हिसाब दीजिए, किसी कंपनी का चेयरमैन गया आप हिसाब दीजिए, कहीं कोई कुछ गेस्ट हाउस में कौन लोग आए, आप किसी भी सरकारी कंपनी है या प्राइवेट, अगर कोई गेस्ट हाउस है तो पता होना, मुझे पता होना चाहिए उसमें आज आके कौन रुका है। ये ट्रांसपेरेंसी हमको पूरे हर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप 20,000 रुपए की करोड़ की योजना है, 20,000 कितना कब कब खर्च हुआ, माइलस्टोन्स क्या है, कौन कौन, ये सब जनता के साथ शेयर करना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी हमको चाहिए। और भारत की आप इतिहास और परंपरा उठा करके देखिए, भारत में ये वो देश है जिसमें किसी ने शक कर दिया तो राजा जो है अपनी पत्नी तक को छोड़ सकता है, ये वो देश है। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी पर्सनल लाइफ में भी, और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी तो हमारे देश की परंपरा है कि राजा ये सब कुछ खुले सामने होता था, और यही नहीं तमाम उसके बाद इतिहास है। तो वो हमारी भारतीय सोच का हिस्सा है। अगर हम उसको भारतीय सोच से निकालेंगे, आज मुझे लगता है इसके उलट है। आज तो जितने आरोप लगाओ आदमी उतनी मजबूती से सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी संस्कृति बन गई है। और साथ में यह है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ईमानदारी आवश्यक है। अब ये माना जाता है, ये वो हाशिए पे जा चुकी है, वो बहस नहीं होती उसकी। आम आदमी उस पर बहस चाहता है, पर वो लोग जो बहस पर नियंत्रण करते हैं, चाहे वो अखबारों में हो या टेलीविजन में हो, उनको लगता है ये बिकता नहीं, वो चीजें वो पेश करते हैं जो बिकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखें, क्योंकि आम जनता जो है उसको लगता है ये सब बड़े लोगों की बातें, हम क्या करें, हम तो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, दूर तक ले जाने के लिए, एक एक भारतीय जब तक मजबूत नहीं होगा, एक एक भारतीय इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, भारत को एक महाशक्ति बनाना है, जब तक हम नहीं बन पाएंगे। अगर एक आदमी भी उसमें से पिछड़ जाता है तो हम नहीं बन पाएंगे। हर आदमी को जोड़ना होगा, और ये जरूरी है कि पारदर्शिता लाएं और कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेकर के। चलिए, बहुत धन्यवाद और शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही स्पेसिफिकली तेल के पूरे मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्र है उसे बहुत ही सरल भाषा में हमारी जनता को समझाया। आपका बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है कि गवर्नमेंट के अपने जो राजस्व के स्रोत हैं वो बहुत ही कम हुए हैं, और ऐसे में सरकार के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी। अब जो आरबीआई ने कहा है अपनी मौद्रिक नीति के दौरान केंद्र सरकार से, उस पे केंद्र सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग देखने के लिए, और आने वाले भविष्य में भी हम इस तरह के बड़े विषय
आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको भी इन विषयों के बारे में पूरी जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।